हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी विनीता सिंह और आज की हमारी हिस्ट्री की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो होगा रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को पढ़ने के पहले हमें उसके कुछ बैकग्राउंड के बारे में पता चलना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा रिवॉल्ट जो है वो हिस्ट्री में हुआ। अब रिवॉल्ट ऑफ 1857 की अगर हम बात करें तो बच्चों के मन में जनरली एक ही बात रहती है कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक कार्ट्रिज इशू की वजह से हो गया था, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके पीछे कई सारी कॉजेज़ थी। तो आज की क्लास में हम डिटेल में पूरा इस टॉपिक को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखिए, हमने देखा था कि यूरोपियंस हमारे यहाँ पर आ चुके थे अराउंड 1600। इन्होंने यहाँ पर इंडिया में एंट्री ले ली थी। ब्रिटिशर्स इंडिया में 1600 में आ चुके। अब आने के बाद वो यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो पहले तो वो यहाँ पर ट्रेड रेस में इन्वॉल्व थे। वो अपने यहाँ पर ट्रेडिंग के पर्पज़ से ही बिजी हुआ करते थे। बट जब आने वाले समय में उन्होंने देखा कि वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो उन्होंने इंडियंस को बहुत बुरी तरीके से एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर दिया, जिसके चलते उन्होंने बड़े बड़े मेजर एरियाज़ का कॉन्क्वेस्ट किया। जिसमें हमने देखा था सबसे पहले उन्होंने कॉन्क्वेस्ट किया था बंगाल का। बंगाल में उन्होंने 2 बैटल लड़े थे बच्चों, जिसके अंदर फर्स्ट बैटल उन्होंने लड़ा था बैटल ऑफ प्लासी, जो कि हुआ था यहाँ पर 1757 में। एंड यहीं से इनकी शुरुआत हो गई थी अपने पावर को शो करने की। तो 1757 में इन्होंने ऐसा फर्स्ट रिवॉल्ट यहाँ पर लड़ाई करी, फर्स्ट बैटल यहाँ पर लड़ा। बट इसके बाद यहाँ पर आप देखोगे कि मेजर यहाँ पर जो आपको रिवॉल्ट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा 1857 में। तो अब आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि टोटल 100 ईयर्स का यहाँ पर टाइम पीरियड है। तो 100 सालों के अंदर इन लोगों ने ऐसा यहाँ पर क्या कर दिया, क्या क्या इनके तरीके रहे जिसके कारण लोगों के मन में इतना गुस्सा फूटा। और आने वाले समय में आपको 1857 में एक बहुत ही बड़ा रिवॉल्ट देखने को मिलेगा, जिसे रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इनका कुछ बैकग्राउंड था, किस तरीके से इन लोग यहाँ पर क्या चीज़ें कर रहे थे जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो इन्होंने अलग अलग एरियाज़ का कॉन्क्वेस्ट किया था, जिसमें हमने देख लिया था बंगाल। बंगाल के बाद हमने नेक्स्ट देखा था मैसूर। मैसूर के बाद नेक्स्ट हमने देखा था मराठास। मराठास के बाद इन्होंने पंजाब एंड सिंध वाले एरिया को अपने अंडर लिया था। पंजाब एंड सिंध के बाद फाइनली यहाँ इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि अब ये बैटल नहीं करने वाले हैं। अब बैटल नहीं करेंगे तो फिर इंडिया को रूल कैसे करेंगे, तो फिर ये डिफरेंट तरीके लाए, जिसके चलते इन्होंने यहाँ पर डिफरेंट पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करी, जिसमें आप देख सकते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो गया या फिर सब्सिडरी अलायंस हो गया। तो ये भी कुछ पॉलिसीज़ थी जो बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई आने वाले समय में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। तो अब हम देखेंगे कि यहाँ पर रिवॉल्ट ऑफ 1857 आखिर कैसे हुआ। देखिए, वो क्या चीज़ थी मेजर जिसके कारण ये रिवॉल्ट हुआ था। तो व्हाट लेड टू दिस म्यूटिनी। म्यूटिनी मतलब आप समझ सकते हो एक तरीके का गदर या एक तरीके का आप यहाँ पर न्यूसेंस फैला रहे हो, लड़ाई झगड़े कर रहे हो। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या हुआ था कि जैसे कि ब्रिटिशर्स यहाँ पर देखते थे कि हमारे जो वेपन्स है वो बिल्कुल ही आउटडेटेड है, बिल्कुल भी मॉडर्न नहीं है। तो हमारे यहाँ के जो सोल्जर्स होते थे पहले, अगर उन्हें किसी के साथ फाइट करने जाना होता था तो वो अपने साथ में एक बैग कैरी करते थे। उस बैग के अंदर वो लोग क्या करते थे, सपोज ये पर्टिकुलर बैग है, तो इस बैग के अंदर ये लोग अलग से गन पाउडर होल्ड करते थे एंड बुलेट होल्ड करते थे एंड अपने साथ में एक स्टिक भी रखते थे। अब जब भी इनको किसी को शूट करना होता था या कुछ भी, तो जैसे कि ये राइफ़ल है तो इस राइफ़ल के बैरल में इस चीज़ को एंटर कराना होता था, तो अलग अलग क्वांटिटी में ये लोग फिर इसको इसमें फिट करते थे। तो ये जो प्रोसेस थी ये बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग थी। तो ब्रिटिशर्स यहाँ के वेपन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे, तो उसी के चलते उन्होंने यहाँ पर कुछ मॉडर्नाइजेशन करना चाहा। अब वो मॉडर्नाइजेशन किस तरीके का हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए, ये आप देख पा रही है एक तरीके का कार्ट्रेज है। इस कार्ट्रेज के अंदर यहाँ पर ग्रेस है, देन बुलेट है एंड पाउडर, सबकी अपनी अपनी फिक्स क्वांटिटी फिक्स रेशियो में इसको यहाँ पर जो है पुट कर दिया गया है। अब उसके बाद इसको यहाँ पर इसकी क्लोजिंग दी गई है। अभी जो क्लोजिंग होती थी इसको मुंह से आपको बाइट करना होता था, देन आपको इसको राइफल के बैरल में एंटर कराना होता था। अब ये जो पैकेजिंग थी ये अब हर समय तो एक जैसी नहीं रहेगी, तो इसकी लॉन्गेटिविटी के लिए ये एक लंबे समय तक चलते रहे, उसके कारण इसके ऊपर ग्रीसिंग करी जाती थी। और ग्रीसिंग जिस मटेरियल की करी जाती थी वो होता था टैलो एंड लार्ड। टैलो एंड लार्ड की अगर मैं बात करूँ, टैलो क्या होता था, तो टैलो वॉज द फैट ऑफ काउ, ये काउ का फैट हुआ करता था।
एंड लार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये पिग का फैट हुआ करता था। अब अगर हम बात करें काऊ की, तो काऊ को हिंदू रिलीजन में बहुत ही माना जाता है, वो बहुत ही पूजनीय होती है कि हम उसका मांस या उसका फैट तो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं कर सकते। तो जब इस तरीके की यहाँ पर बात फैली, एज वेल एज अगर मैं बात करूँ पिग की, तो इस्लाम में भी पिग को बैन माना जाता है कि वो लोग पिग को कंज्यूम नहीं करते। इट मीन्स हिंदू एंड मुस्लिम दोनों के ही सेंटिमेंट हर्ट हो चुके थे इस इवेंट के कारण। अब देखिए किस तरीके की इन्होंने पैकेजिंग बनाई है कि सपोज अगर किसी रेनी एरिया में फाइट करने जा रहे हैं तो इस पैकेजिंग के ऊपर यहाँ पर बारिश का असर ना हो और इसकी एक लॉन्ग लाइफ बनी रहे, तो उसी के चलते ग्रीसिंग करी गई थी। एंड इसको फिर आपको बैरल के अंदर फिट करना होता था, देन आप इजीली शूट कर सकते थे। अब जब ये बात सोल्जर्स को पता चल गई तो हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ने ही डिनाई कर दिया था कि नहीं, हम इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक इमीडिएट कॉज था जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो भड़का था। इसके पीछे और भी कई सारी कॉजेज़ थी। अरे आज आप लोग भी हैं सपोज, तो अगर आपके किसी फ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और बहुत ही खतरनाक वाली लड़ाई हो जाती है, अब अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या हुआ था, तो आप कहने को तो कह देते हो कि उसने मेरे साथ ऐसा करा, बट वो सिर्फ एक इमीडिएट कॉज होती है। आपके मन में कुछ और चल रहा होता है कि पहले से ही उसने मेरे साथ ये करा है, वो करा है, कई सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती है। तो सेम चीज़ यहाँ पर इंडियंस के साथ भी हुई कि इंडियंस के भी मन में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो भरी हुई थी कि हमारा इतना एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, डिफरेंट पॉलिसीज़ हम पर थोपी जा रही है, हमारी बिल्कुल भी बात नहीं सुनी जा रही है, और उसी के चलते आने वाले समय में ये बहुत बड़े रिवॉल्ट का रूप ले लेता है। तो बच्चों ये क्या था, तो ये एक इमीडिएट कॉज थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो भड़का था। तो अभी तक हमने इसका पूरा बैकग्राउंड देखा है। ये देखिए, अभी जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन करा, इमीडिएट कॉज, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इवेंचुअली ब्रोक आउट ओवर द इंसिडेंट ऑफ ग्रीस्ड कार्ट्रिज। हिंदू एंड मुस्लिम दोनों ने डिनाई कर दिया था। लेटर ऑन इसको लॉर्ड कैनिंग ने ऑफेंड भी करा था, बट इट वॉज नॉट एक्सेप्टेड। सभी ने मान लिया था कि येस, एक्चुअल में ही ऐसा कुछ हुआ है। अब बच्चों इसकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, तो हम देखेंगे इन मार्च 1857 एक सिपाही था जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे जो कि कहाँ पर था, बैरकपुर में था। उसने रिफ्यूज़ कर दिया था इन कार्ट्रिज को यूज़ करने से। अभी इंडियन सोल्जर ने किसी ब्रिटिश ऑफिसर को मना कर दिया है कि नहीं, हम आपका ऑर्डर नहीं मानेंगे, डिसओबे कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है वो उसको प्रेशराइज करेगा। एज अ रिजल्ट यहाँ पर मंगल पांडे को प्रेशराइज किया गया एंड गुस्से में आकर उन्होंने उस ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया था। अब जब शूट कर दिया है तो उसका परिणाम ऑब्वियसली अच्छा नहीं होने वाला है। एज अ रिजल्ट ही वॉज हैंग टू डेथ ऑन 8 अप्रैल 1857। 8 अप्रैल में उनको क्या कर दिया गया, फांसी की सजा दे दी गई। इसके ऊपर मूवी भी आई है मंगल पांडे वाली, आई होप आपने देखी होगी। अब अगर हम उसके बाद बात करें देन क्या हुआ, तो 9 मई 1857, मतलब मार्च से इसकी स्टार्टिंग हुई है, अप्रैल में मंगल पांडे को फांसी दे दी है, फिर मई में फिर से एक इवेंट हो जाता है जिसके चलते हम देखेंगे कि मेरठ कहाँ आता है बच्चों, मेरठ यूपी में। मेरठ में भी कुछ सोल्जर्स हुआ करते थे अराउंड 85, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस तरीके का राइफल यूज़ नहीं करेंगे। जब उन्होंने मना कर दिया तो ब्रिटिशर्स ने उनको यहाँ पर इम्प्रिजन कर दिया, उन सभी को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालना कोई सॉल्यूशन तो है नहीं, उन सभी को सज़ा सुना दी गई, जेल में डाल दिया गया। फाइनली यहाँ पर डिसाइड किया गया सिपाहीज के द्वारा कि अब हम लोग मेरठ में नहीं रुकेंगे, अगर हम मेरठ में रुकेंगे तो हमें जेल में बंदी बना दिया जाएगा। तो फिर क्या किया जाए, तो यहाँ पर डिसाइड हुआ कि हम लोग मार्च करेंगे, कहाँ पर, टूवर्ड्स दिल्ली। तो आपने देखा बैरकपुर से स्टार्ट हुआ है, देन नेक्स्ट इंसिडेंट हो गया मेरठ इंसिडेंट्स। जब ये भी यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट कर दिया गया तो नेक्स्ट स्टेप के लिए आ गया दिल्ली मार्च। ठीक है, तो ये मंगल पांडे का कुछ बैकग्राउंड था। अब मंगल पांडे की कुछ इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं जहाँ से कभी आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए, इनका बर्थ कब हुआ था, 19 जुलाई 1827, एंड इनको फांसी कब हुई है, 8 अप्रैल 1857। हीरो ऑफ इंडियन रिबेलियन ऑफ 1857, ही वॉज अ सिपाही इन द 34th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। एग्जैक्टली, पीएससी में प्रीवियसली पूछा भी गया है कि मंगल पांडे जो है वो कौन सी इन्फेंट्री के पार्ट हुआ करते थे, तो कौन सी इन्फेंट्री थी वो, 34th नेटिव इन्फेंट्री। अब इसके अगर वाला हम बात करें तो देखिए उनका मेन इशू यहाँ पर क्या था, यही कार्ट्रिज वाला कि उन्हें कार्ट्रिज यूज़ नहीं करने थे, एंड इसी के चलते वो काफ़ी फेमस भी हुए बाद में जाके। अभी हमने देखा कि उन्होंने ब्रिटिश ऑफिसर को शूट कर दिया था, एंड यही जो था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के पीछे मेन रीज़न बना था।
अब क्या हुआ कि जब उन्होंने शूट कर दिया तो उसके बाद उन्हें सभी ने मिलकर घेर लिया। उन्होंने कोशिश भी करी कि वो खुद को शूट कर ले, बट ऐसा नहीं हो पाया। उनको पकड़ लिया गया एंड पकड़ने के बाद फाइनली उनको फिर फांसी की सजा दी जाती है। कब हुई है उनको फांसी यहाँ पर, तो आप देख पा रहे हो दैट इज एग्जीक्यूशन वॉज डन ऑन 8 अप्रैल। इनके नाम का इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ करता था कि सभी सोल्जर्स को उनकी इन्फेंट्री के अंदर पांडे नाम से यहाँ पर बुलाया जाता था। तो ये इनकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई है कि कब उनको यहाँ पर हैंग किया गया, क्या इशू था, क्या रीजंस थे, तो वो अभी तक की क्लास में हमने यहाँ पर देख लिए। ये देखिए द रिवॉल्ट, इट वॉज द फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस। ये क्या था, पहली बार जब रजिस्ट किया गया था उसका एक फर्स्ट ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट हुआ करता था। ये एक सिपाही म्यूटिनी के रूप में स्टार्ट हुआ था कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो है सिर्फ सिपाही मिलकर विद्रोह कर रहे थे। बट आने वाले समय में ये पूरे मासेस को, पूरी जनता को अपने साथ एक कर लेगा, इकट्ठा कर लेगा। इसको अलग अलग हिस्टोरियंस ने अलग अलग नाम दिए हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ कुछ ब्रिटिश हिस्टोरियंस की, तो उन्होंने बोला है पीजेंट सिपाही म्यूटिनी। इट मीन्स किसानों को यहाँ पर सिपाहियों की वर्दी पहनाकर उनसे एक तरीके का विद्रोह करवा दिया गया है। एक तरीके का इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, लाइक कि यहाँ पर सिपाहीज की कोई वैल्यू नहीं की जा रही है। बोला जा रहा है कि पीजेंट्स हैं ये एक्चुअल में, जिन्होंने यहाँ पे ड्रेस पहनकर विद्रोह कर दिया है। नेक्स्टली अगर हम बात करें तो कुछ इंडियन हिस्टोरियंस ने बोला है द इंडियन म्यूटिनी द ग्रेट रिबेलियन, की बहुत बड़ी क्रांति थी, इंडियंस की तरफ से बहुत बड़ी म्यूटिनी थी। फिर अगर हम बात करें तो वीडी सावरकर, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक वीडी सावरकर ने इसे नाम दिया है द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी के लिए किया गया पहला युद्ध। इतिहास में जो पहला युद्ध इतिहास में जो किया गया है आज़ादी के लिए, वो कौन सा था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, दैट वॉज रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब ये देखिए द रिवॉल्ट वॉज स्टार्टेड ऑन 29 मार्च 1857। इसकी शुरुआत कब हुई है, 29 मार्च 1857। इसमें क्या हुआ था कि बहरामपुर में 19th इन्फेंट्री के कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, हमें जो है इन चीज़ों को यूज़ नहीं करना है। एज अ रिजल्ट उन सभी को इम्प्रिजन कर दिया गया था। फिर लेटर ऑन मंगल पांडे का इशू हुआ है, जो कि 34th नेटिव इन्फेंट्री से थे। ये हमने देख लिया, इस तरीके का ब्लड शेड वगैरह सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देन मेरठ इंसिडेंट, मेरठ में भी सभी को इम्प्रिजन कर दिया गया, यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो गई। देन सभी ने डिसाइड किया कि वी विल मार्च टूवर्ड्स दिल्ली। अब दिल्ली मार्च के लिए क्या हुआ, तो दिल्ली में कौन था भाई जो इन्हें दिल्ली में मार्च करके जाना था। तो अगर हम इसकी बात करें तो दिल्ली में उस समय मुगल गद्दी पर कौन बैठा हुआ था, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर एक 80 ईयर ओल्ड मैन था जिसको यहाँ पर मुगल की गद्दी पर बैठाया गया था। तो सभी सैनिकों ने डिसाइड किया कि हम लोग कहाँ जाएंगे, दिल्ली की तरफ जाएंगे और जाकर बहादुर शाह जफर से हेल्प मांगेंगे। अब देखिए तो यहाँ पर यही हुआ, बहादुर शाह जफर के पास वो लोग गए और उसे एक सिंबॉलिक हेड के रूप में डिक्लेयर कर दिया। विलिंगली बहादुर शाह जफर इसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था, बट उसको प्रेशराइज किया गया डायरेक्टली और इनडायरेक्टली व्हाटएवर, क्योंकि वो एक ओल्ड मैन था, वो इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व होने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था। बट सिपाही के प्रेशर के कारण उसने एक ऑर्डर इशू किया कि येस 1857 के रिवॉल्ट को मैं सपोर्ट करता हूँ एंड सभी जगह से सभी लीडर्स को सामने आना पड़ेगा इस रिवॉल्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो दिल्ली में अब सभी लोग पहुंच गए हैं। अब वहीं से ये रिवॉल्ट जो है वो चैनलाइज होगा, अलग अलग मीडियम में फैलेगा। ये देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ बहादुर शाह जफर एज अ सिंबॉलिक हेड। ये रहा बहादुर शाह जफर का इमेज, इनको एक सिंबॉलिक हेड बना दिया गया था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का। अब जैसे कि ये ओल्ड मैन थे तो बिल्कुल ये लीड नहीं कर रहे थे, इनके बिहाफ पे एक बख्त खान नाम का आदमी था जो कि लीड कर रहा था। अब इस रिवॉल्ट की अगर हम कॉजेज़ की बात करें तो बच्चों इसके कई सारे कॉजेज़ थे जो हमें नहीं पता होते हैं और आज की क्लास में हम इसको बहुत डिटेल में देखेंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सोशल एंड रिलीजियस कॉजेज़, मतलब वो इंटरफेरेंस जो कि सोसाइटी में हो रहा है एज वेल एज हमारे रिलीजन के साथ जो यहाँ छेड़छाड़ हो रही है, तो दोनों चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो देखिए फर्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1846। इसमें क्या हुआ था, तो इसके अंदर ये हुआ था कि पहले हमारे यहाँ ऐसा माना जाता था कि सपोज कोई पर्सन है, अगर वो इंटरकास्ट मैरिज करना चाहता है, दूसरी कास्ट की लड़की से शादी कर लेता है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था। बट ब्रिटिशर्स यहाँ पर ये एक्ट लेकर आए और उन्होंने बोला नहीं,
अब से कोई किसी भी रिलीजन में शादी करना चाहे, किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ पर नहीं होगा एंड उसका प्रॉपर्टी में भी हक बकाया रहेगा। तो हमारे यहाँ के लोगों ने इसको इस तरीके से लिया कि ये हमारे धर्म से छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये लोग कन्वर्जन पर फोकस कर रहे हैं कि लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, अदर रिलीजन में कन्वर्ट हो जाए और हिंदुइज्म कहीं ना कहीं पर जो है यहाँ से गायब हो जाए। तो फर्स्ट कॉज ये थी जो कि अभी हमने देखी है। ये देखिए नेक्स्ट कॉज की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कॉज वाज एबॉलिशन ऑफ सती। इससे भी क्वेश्चन आपको याद रखना पड़ेगा, लाइक एबॉलिशन ऑफ सती किसने करा था? तो किसने करा था बैन ऑफ सती अगर हम बात करें तो इट वाज डन बाय विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक थे जिन्होंने सती प्रथा को यहाँ पर एबॉलिश कर दिया था और हमारे यहाँ के कुछ इंटेलेक्चुअल लोगों ने भी उनकी हेल्प की थी, लाइक राजा राम मोहन रॉय। अब एबॉलिशन ऑफ सती जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर आए तो उन्होंने देखा कि अगर कोई पर्सन मर जाता है तो उसके साथ उसकी वाइफ को भी जला दिया जाता है। देख पा रहे हैं आप कि यहाँ पर उसके हस्बैंड की अर्थी रखी हुई है एंड वो अपनी गोद में उनको बैठाकर यहाँ पर खुद भी आग में जल रही है। तो ब्रिटिशर्स वर शॉक्ड कि ये किस तरीके की प्रैक्टिसेस है। देन उन्होंने इंडियंस से पूछा तो इंडियंस का कहना था कि ऐसा करने से हमें यहाँ पर पुण्य मिलता है। बोले कैसा पुण्य, कहाँ है? बोले नहीं पता बट मिलता है। देन यहाँ पर ऐसा भी नोटिस किया गया कि जो राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनका काफ़ी जनरेशन गैप भी आप देख सकते हो, वो लोग क्या करते थे, लड़कियों को परचेस करके ले आते थे। अब ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां परचेस करके लाते थे ताकि जब वो मरेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य उन लोगों को मिल पाएगा। तो इस तरीके की रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी होती थी। तो इसी के चलते इसे एबॉलिश कर दिया गया था। दैट वॉज एबॉलिशन ऑफ सती। थर्ड आप देख पा रहे हैं यहाँ पर विडो रीमैरिज एक्ट 1856। 1856 में यहाँ पर एक और नियम लाया गया, दैट वाज विडो रीमैरिज एक्ट। विडो मीन्स आप समझ सकते हो जिसका हस्बैंड इस दुनिया में नहीं है उसे विडो बोला जाता है एंड रीमैरिज मतलब उसकी दोबारा शादी कराई जाएगी। तो जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ पर जो शादी होती है, पहली बात तो एज गैप नहीं होता है, जनरेशन गैप होता है कि कोई बहुत ही सीनियर आदमी और उसकी एक छोटी सी लड़की से शादी कर दी है। अब वो सीनियर आदमी तो मर गया बट ये छोटी सी लड़की जिसने अभी दुनिया नहीं देखी है, उसकी तो लाइफ स्टार्ट ही हुई है, तो उसको विडो वाला ट्रीटमेंट दिया जाता था। विडो वाला ट्रीटमेंट इन द सेंस उसको पूरे वाइट कलर के क्लॉथ्स पहनाए जाते थे कि यस आपको याद रखना होगा आप विडो हो, आपका इस सोसाइटी में कोई हक नहीं है। सेकेंडली उसको फूड भी पूरा बॉयल दिया जाता था। थर्डली उसको सोने के लिए अलग बिस्तर दिए जाते थे, उसके जो हेयर्स हैं वो शेव कर दिए जाते थे, उसको बाल्ड बना दिया जाता था। तो इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि भाई इसकी क्या गलती है अगर नेचुरली इसके पति की डेथ हो गई है, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं इसको भी ज़िंदगी जीने का हक है और ये भी दोबारा यहाँ पर शादी कर सकती है। तो ये कानून लाया गया विडो रीमैरिज एक्ट। नेक्स्टली अगर हम बात करें एबॉलिशन ऑफ फीमेल इन्फेंटिसाइड, कि जो लड़कियां होती है उनको इस दुनिया में आने ही नहीं दिया जाता, उनको एक बोझ की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जब ये बात ब्रिटिशर्स को पता चली तो वो बिल्कुल शॉक्ड हो गए कि ये किस तरीके की बात है, लड़का हो लड़की हो आप कैसे डिसाइड कर सकते हो कि आपको उसको मारना है। तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को भी यहाँ पर एबॉलिश कर दिया था। तो ये भी एक कारण था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन। अब जैसे कि हमारे यहाँ वैदिक कल्चर के हिसाब से पढ़ाई होती थी, गुरुकुल चलते थे, आश्रम चलते थे, तो अब हमारी एजुकेशन भी मॉडर्नाइज हुए जा रही थी, जिसमें इस तरीके से यहाँ पर एजुकेशन वगैरह, तो ये सब भी माना गया कि ये सब भी हमारी सोसाइटी के साथ छेड़छाड़ है, कि जो हमारे बिलीव्स हैं उनको कहीं ना कहीं सप्रेस किया जा रहा है, उन्हें दबाया जा रहा है। तो ये सब इंटरफेरेंस हो गया। एज वेल एज रेलवे और टेलीग्राफ, इनका इंट्रोडक्शन भी एक सस्पिशन के तौर पे लिया गया था, संदेह के तौर पे कि इसके पीछे भी इनका कोई बैड इंटेंशन हो सकता है। तो ये सारी सोशल कॉजेज थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो हुआ था। अब अदर देन सोशल कॉजेज अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल कॉजेज भी हुआ करती थी। पॉलिटिकल कॉजेज में आप देख सकते हो कि जैसे कि ब्रिटिशर्स की शुरू से ही इच्छा थी कि उन्हें इंडिया में अपना एरिया एक्सपांशन करना है। अब या तो लड़ झगड़ कर करेंगे या डिफरेंट पॉलिसीज़ लाकर करेंगे। तो उसी के चलते एक्सपांशन पॉलिसीज़ में उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करी थी वो थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की अगर हम बात करें तो ये क्या है, जब ब्रिटिशर्स यहाँ आए तो उन्होंने देखा अगर कोई पर्सन है उसका अगर कोई लीगल वारिस या बेटा नहीं है तो यहाँ पर एक सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे एडॉप्टेड सन, दत्तक पुत्र। मतलब अगर आपका कोई लीगल वारिस नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, किसी दूसरे के लड़के को आप एडॉप्ट कर सकते हो और अपना बेटा मानकर उसको अपनी गद्दी पर बैठा सकते हो। तो जब ब्रिटिशर्स ने देखा कि यहाँ ये सिस्टम चलता है तो वो एक पॉलिसी लाए डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। कौन लाया था इसको? डलहौजी लाया था।
डलहौजी ये पॉलिसी लाया था जिसके चलते वो कोई भी स्टेट अगर उसका कोई लीगल मेल हेयर नहीं है तो उसका स्टेट ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाएगा, अपने अंडर में ले लिया जाएगा, उससे उसके सारे अधिकार खत्म कर दिए जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जो कि बहुत इफेक्टिव रहा आने वाले समय में यहाँ पर रिवॉल्ट होने के लिए। ये देखिए लॉर्ड डलहौजी लाए थे इसको। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यही था, लीगल मेल हेयर अगर नहीं है तो आपका जो स्टेट है एनेक्स कर लिया जाएगा। अब एडॉप्टेड सन वाला सिस्टम नहीं चलेगा। ये इमेज आप देख पा रहे हैं कि मदर फादर है और बच्चा नहीं है, तो जो एडॉप्ट कर लेते थे वो सिस्टम अब से बैन हो गया था कि अब ये नहीं चल पाएगा। इसके चलते जो सबसे ज़्यादा हर्ट आपको देखने को मिलेंगे वो थी रानी लक्ष्मीबाई, कि रानी लक्ष्मीबाई जो है उनका भी एडॉप्टेड सन हुआ करता था, तो उनसे भी उनका जो झांसी है वो एनेक्स कर लिया गया था कि नहीं हम आपको ये नहीं दे पाएंगे, और ये भी एक कारण बना था इस रिवोल्ट का। उसके अलावा इसमें कई सारे और भी स्टेट्स थे, लाइक सतारा जो कि महाराष्ट्र में आता है, नागपुर एंड देन झांसी, ये सब भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के चलते एनेक्स किए गए थे। देन जैतपुर, संबलपुर, उदयपुर, कुछ तो इसमें यहाँ पर जो है मतलब गलती से भी एनेक्स कर लिए गए थे, लेटर ऑन उनको रिटर्न भी किया गया। अब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने बोला अगर लीगल वारिस नहीं होगा तो ही हम आपका स्टेट एनेक्स करेंगे, बट नहीं, यहाँ पर अवध नाम का एक स्टेट होता था यूपी में, उसका कुछ अलग ही सीन था। 1856 में अवध को एनेक्स कर लिया गया था, किस बेसिस पर? मिस गवर्नेंस के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ मिस गवर्नेंस, कि आप अच्छे से रूल नहीं कर पा रहे हो इसलिए आपका स्टेट जो है उसको एनेक्स कर लिया जाएगा। तो ये सारे कारण भी थे जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस भी एक मेजर रीज़न था जिसके कारण ये रिवॉल्ट आपको यहाँ देखने को मिलेगा। सब्सिडरी अलायंस के कुछ मेन पॉइंट्स होते थे, एक बार हम शॉर्ट में देख लेते क्या था सब्सिडरी अलायंस। तो ये डिफरेंट स्टेट के साथ साइन किया जाता था, इसमें पर्टिकुलर कुछ कंडीशंस होती थी, जिसके अंदर आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो इंडियन रूलर होगा उसको अपनी आर्मी डिसबैंड करनी होगी। देखिए, द इंडियन रूलर कुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियन इन देयर सर्विस विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ये भी अभी हम देखते हैं। उसके अलावा सबसे पहले आपको अपनी आर्मी डिसबैंड करनी है। सेकेंडली, किसी दूसरे यूरोपियन को आप अपनी सर्विस में नहीं रख सकते हो। थर्डली, अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो ब्रिटिशर्स रहेंगे वो परमानेंटली आपकी कोर्ट में यहाँ पर स्टेशन रहने वाले हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप किसी फॉरेनर के साथ किसी तरीके की ट्रीटी यहाँ पर नहीं कर सकते हो अदर देन ब्रिटिशर्स। तो ये था सब्सिडरी अलायंस। उसके अलावा डिनाई ऑफ पेंशन टू एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव सेकंड। हमने देखा जब एंग्लो मराठा वॉर हुए थे तो पेशवा बाजीराव सेकंड जो है उसको एज अ पेंशनर यहाँ से भेज दिया गया था। अब उसका जो बेटा था उसको मना कर दिया गया कि नहीं, इसको किसी तरीके की कोई पेंशन हम यहाँ पर नहीं दे पाएंगे, अब से कोई नवाब, राजा, महाराजा, पेशवा ये सब नहीं चल पाएगा। उसके अलावा टेकिंग अवे द प्रिविलेजेस ऑफ नवाब ऑफ कार्नेटिक, जो कार्नेटिक का नवाब हुआ करता था उससे भी उसकी सभी रॉयल फैसिलिटीज़ छीन ली गई कि आपको कोई प्रिविलेज यहाँ पर नहीं मिलेगा। उसके अलावा लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि भाई बहादुर शाह जफर जिनको आपने सिंबॉलिक हेड डिक्लेयर करा है, अब जो इनका बेटा है वो नो मोर नवाब, अब वो नवाब नहीं रह पाएगा, नवाबशिप भी अब से ओवर। तो ये थी बच्चों कुछ पॉलिटिकल कॉजेस। अब हम देखेंगे इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेज में हम देख सकते हैं फर्स्ट वन वॉज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर की अगर हम बात करें तो ये लोग लैंड को मेयरली एक कमोडिटी के रूप में यूज़ कर रहे थे कि उससे जैसे कि उससे जो खाने के प्रोडक्ट जो हैं वो उगाए जाते हैं, बट इन्होंने बोला नहीं, जिससे यहाँ पर कैश जनरेट हो सके उस तरीके के क्रॉप्स आपको उगानी होगी। तो फर्स्ट वन वॉज कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सेकेंडली अगर हम बात करें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस करे जा रहे थे लैंड को एक कमोडिटी के रूप में यूज़ करके। तो इसमें हमने डिफरेंट पॉलिसीज़, जैसे कि इसके अंदर हम बात करें तो इजरेदारी सिस्टम हो गया, देन परमानेंट सेटलमेंट हो गया, देन आप देख सकते हैं महलवाड़ी हो गया, देन महलवाड़ी के बाद आप देख सकते हो रैयतवाड़ी हो गया। तो डिफरेंट टाइप के सिस्टम यहाँ लाए गए, तो ये भी एक कारण बना इकोनॉमिक कॉजेज में। फिर कांस्टेंट फेमाइंस तो आ ही रहे थे, जैसे हमने देखा था बंगाल का कॉन्क्वेस्ट हुआ, देन उसके बाद 1777 में यहाँ पर भी बहुत बड़ा फेमाइन आया था जिससे बंगाल की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। फिर अगर हम बात करें डिस्ट्रक्शन ऑफ रूरल इकोनॉमी एंड आर्टिसंस, पहली बात तो अगर लोकल मर्चेंट्स को ट्रेड करना है तो उन्हें बहुत ही हेवी ड्यूटी एंड टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ते थे, तो रूरल इकोनॉमी एक तरीके से पूरी डिस्ट्रक्ट होती जा रही थी, एज वेल एज मशीनरी वगैरह भी आ रही थी, तो उनके आर्ट की कोई वैल्यू यहाँ पर नहीं रह गई थी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज अंडर इकोनॉमिक कॉजेज वॉज ड्रेन ऑफ वेल्थ। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो इंडिया का पैसा था वो कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा था, यूरोप में। तो इस तरीके का मतलब पैसा यहाँ कमाकर यहाँ यूज़ नहीं हो रहा है, वो कहाँ जा रहा है, यूरोप में जा रहा है, तो इस तरीके से ड्रेन हो रहा था। तो ये भी एक कारण था जो कि इस रिवॉल्ट में बना।
अब अगर हम बात करें मिलिट्री कॉजेज़ की, तो मिलिट्री कॉजेज़ में सबसे पहले तो एक सिपॉय म्यूटिनी की तरह यूज़ हुआ, बट सोल्जर्स का सिर्फ गन कार्ट्रिज वाला इशू नहीं था, उसके अलावा उनकी और भी कई सारी प्रॉब्लम्स थी, जिसमें आप देख सकते हो कि जैसे कि अगर कोई एक यहाँ पर इंडियन सोल्जर है और एक यूरोपियन सोल्जर है, दोनों सेम रैंकिंग पर है, बट इनकी सैलरी यहाँ पर सेम नहीं होने वाली है। सेम रैंक पे रहेंगे बट इनका पे स्केल जो रहेगा वो कम रहेगा। इंडियंस को हमेशा कैसा पे किया जाएगा? लेस पे किया जाएगा। उसके अलावा एक एक्ट लाया गया था, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट 1857 में, 6 में। कौन लाया था? लॉर्ड कैनिंग। अब इस एक्ट में जैसे कि हमारे यहाँ माना जाता था, अगर कोई व्यक्ति 7 समुद्र पार कर लेता है तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है एंड सोसाइटी से उसको बर्खास्त कर देते हैं, बॉयकॉट कर देते हैं। तो हमारे यहाँ के लोग कभी भी सी क्रॉस करना प्रेफर नहीं करते थे। अब उसी के चलते यहाँ पर ये एक्ट लाया गया, जिसमें इंडियन सोल्जर्स को कंपलसरी किया गया कि उन्हें सी क्रॉस करके अदर कंट्री में भी वॉर करने जाना पड़ेगा। तो अब इससे भी लोगों के मन में एक वो आ गया था कि अब हम अपने घर के भी नहीं रहे और कहीं के भी नहीं रहे, हमें सोसाइटी से भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा। नेक्स्टली उन्हें बाहर भेजने के लिए बोला जाता था आपको एक्स्ट्रा भत्ता देंगे, बट वहाँ जाने के बाद उनको कोई एक्स्ट्रा भत्ता नहीं मिलता था। पोस्टेज एक्ट, अब जब बच्चों वो लोग बाहर गए तो ऑब्वियसली उन्हें अपनी फैमिली से कांटेक्ट करना होगा, तो कांटेक्ट करने के लिए उन्हें चिट्ठियाँ भेजनी पड़ती थी जिस पे लगता था पोस्टेज स्टैम्प। तो उस स्टैम्प के लिए उनको प्रॉमिस किया गया था आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उसके भी उनसे चार्जेस लिए जाते थे। तो ये सब थी कुछ मिलिट्री कॉजेस जिसके कारण भी आपको ये रिवॉल्ट देखने को मिलेगा। अब देखिए, ये रिवॉल्ट की हमने अभी तक की सारी कॉजेस पढ़ ली हैं, बट ये रिवॉल्ट इतने बड़े लेवल पर हुआ उसके बावजूद भी सप्रेस कर दिया गया। तो आखिर क्या थे रीजन जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो सप्रेस हुआ था? तो सप्रेशन एंड द रिवॉल्ट हम देखते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए, On July 8, 1858, 14 months after the outbreak at the Meerut, peace was finally proclaimed by Lord Canning। मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल जो इसमें निभाया वो किसने निभाया? लॉर्ड कैनिंग ने। किस रिवॉल्ट को फिर उन्होंने शांत कर दिया। अब कैसे किया? तो बच्चों यहाँ से मैच द कॉलम में डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, लाइक अगर हम बात करें दिल्ली से कौन लीड कर रहा है? बहादुर शाह जफर। इनको किसने सप्रेस किया है? जॉन निकलसन ने। लखनऊ से बेगम हजरत महल थी, इनको हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर से नाना साहेब थे, सर कॉलिन कैम्पबेल ने। झांसी एंड ग्वालियर से लक्ष्मीबाई एंड तात्या टोपे, इनको यूरोज ने। यूरोज लक्ष्मीबाई के कंसर्न में आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा कि किसने सप्रेस किया था, तो ही वॉज यूरोज। यूरोज ने इनफैक्ट स्टेटमेंट भी दिया है लक्ष्मीबाई के लिए कि इतने सारे लोगों की लड़ाई में अगर कोई एकमात्र मर्द था तो वो थी रानी लक्ष्मीबाई। इट मीन्स उनकी ब्रेवरी को यहाँ पर उसने ऑनर किया है, उसकी उन्होंने यहाँ पर तारीफ करी है। बरेली से अगर हम बात करें तो खान बहादुर खान, सप्रेस किया था कॉलिन कैम्पबेल ने। इलाहाबाद एंड बनारस से मौलवी लियाकत अली, कर्नल ऑनकेल ने किया था। देन अगर हम बात करें बिहार से तो कुंवर सिंह, विलियम टेलर ने इन्हें सप्रेस किया था। तो ये सप्रेस से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब इतने बड़े लेवल पर रिवॉल्ट हुआ बट फेल हो गया, क्या रीजंस थे आखिर फेल होने के? तो सबसे पहला रीज़न था रिवॉल्ट वॉज ओनली सेंटर्ड इन नॉर्थ इंडिया, ये साउथ तक नहीं पहुंच पाया। ये देखिए इसके मेन सेंटर मेरठ, दिल्ली, आगरा, ग्वालियर, झांसी, जबलपुर, बनारस, कानपुर, लखनऊ, अर्रा, साउथ में नहीं फैल पाया। तो ये भी एक कारण था इसके फेल होने के पीछे। लिमिटेड अपराइजिंग की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा वाइड लेवल पर नहीं स्प्रेड हो पाया, लिमिटेड था, तो ये भी एक कारण है। उसके बाद अगर बात करें तो नो इफेक्टिव लीडरशिप, कोई इफेक्टिव लीडरशिप यहाँ पर नहीं दिख पाई आपको कि आगे क्या करना है। लोग लड़ तो रहे हैं बट उन्हें ये भी नहीं पता है कि अगर हम जीत गए तो क्या होगा। तो कोई इफेक्टिव लीडरशिप यहाँ पर ऐसा सच आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो ये भी एक कारण है इसके पीछे फेल होने का। देन लिमिटेड रिसोर्सेज, मॉडर्न आर्टिलरी यूज़ करने से हम लोगों ने मना कर दिया था, तो ये तो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कारण था। सेकेंडली, जो हमारी सोसाइटी के पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल लोग हुआ करते थे फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिलीज, उन्होंने भी अपने आप को एब्सटेन कर लिया कि नो वी विल नॉट पार्टिसिपेट। एंड वंस द लीडर फॉल्स द रिवॉल्ट फेल्ड, एक बार अगर लीडर अगर फेल हो गया है तो रिवॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर फेल हो जाएगा। तो ये भी एक कारण था। अब जब ये रिवॉल्ट हो गया तो उसके रिजल्ट्स क्या निकले, आउटकम क्या निकला? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑफ कंपनी रूल। अब सभी को समझ में आ गया था कि कंपनी जो है एक्सप्लॉयटेशन कर रही है वही एक मेन कॉज है, तो अब से कंपनी रूल एंड हो जाएगा। और किसका रूल आ जाएगा? क्राउन रूल। क्राउन मतलब हमें डायरेक्टली ब्रिटेन से रूल किया जाएगा, अब कंपनी का काम खत्म, मतलब घुमा फिरा के एक ही बात है। नेक्स्टली अगर हम बात करें डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन, इंडिया नाउ केम अंडर डायरेक्ट रूल ऑफ ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो ये सब कुछ मेजर चीज़ें थी जिसके कारण ये रिवॉल्ट जो है वो हुआ। नेक्स्टली अगर हम बात करें रिलीजियस टॉलरेंस,
तो अब ब्रिटिशर्स को समझ में आया था कि अगर इंडियंस के धर्म से छेड़छाड़ करिए तो दे वोंट टॉलरेट। तब उनको बोला गया कि यस, अब हम लोग आपके रिलीजन को टॉलरेट किया करेंगे। नेक्स्टली अगर बात करें तो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस भी आ गए, लाइक द गवर्नर जनरल्स ऑफिस वाज रिप्लेस्ड बाय वॉइस रॉय। अब किसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा यहाँ पर? वॉइस रॉय को। मिलिट्री रीऑर्गेनाइजेशन किया गया, इंडियन सोल्जर्स जो हैं उनका यहाँ पर इंक्रीज किया गया। कंक्लूजन अगर हम बात करें तो रिवॉल्ट ऑफ 1857 was an unprecedented event in the history of British rule in India. It united, though in limited way, many sections of Indian society for a common cause. Though the revolt failed to achieve the desired goal, it sowed the seeds of Indian nationalism. No matter हमें सक्सेस मिली हो या ना मिली हो, बट नेशनलिज्म का एक बीज यहाँ पर अब बो चुके थे।